टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोशन इन 1D। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये समझना था कि व्हाट इज फिजिक्स। सो फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑल द नेचुरल फेनोमेनन लाइक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑल दीज थिंग्स, ऑल सच थिंग्स। इन्हीं में से ही एक और ब्रांच आती है मैकेनिक्स। सो व्हाट डू वी नो अबाउट मैकेनिक्स? पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ जिसके अंदर बिल्कुल सिंपल जल्दी जल्दी समझते जा रहे हैं। तो व्हाट इज फिजिक्स हमने कंप्लीट किया इन जनरल, और स्टडी ऑफ ऑल नेचुरल फेनोमेनन इन अ सिस्टमैटिकल मैनर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर फिजिक्स की ब्रांचेस। सो व्हाट आर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स? देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। जैसे बोलो तो मैकेनिक्स हो गई, ठीक है, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गई। वन सेकेंड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बेसिकली ये दोनों ही रिलेटेड हो जाती हैं। वेव मोशंस, तो वेव्स, और बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, या इसको बोल दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ही फिर हम सब ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और फाइनली इसी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये सारी एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब आपस में रिलेटेड है किसी न किसी तरीके से। फिर हम इसके अंदर देखेंगे ऑप्टिक्स आ जाएगी। ऑप्टिक्स के अंदर हम दो तरीके से पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बेसिकली क्या जाएगा आपका, एटम, न्यूक्लियाई, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये जो चीज मैंने आपको यहां पर बताई फिजिक्स की इतनी सारी ब्रांचेस, दिस इज द होल पोर्शन टू स्टडी इन ग्रेड 11th एंड 12th। ये 11th और 12th का मैंने पूरा फॉर्मेट बना करके आपको ब्रॉडली लिखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें से हमें 11th ग्रेड के अंदर जो पढ़ना है वो रहेगा हमारा मैकेनिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसी के अंदर एक और जगह पे आ जाएगा रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल डायनेमिक्स, वो भी जो मैकेनिक्स से एक फर्दर सब पार्ट बोला जा सकता है। तो मैकेनिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और रोटेशनल मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, और इसी के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड यानी कि फ्लूइड, ये सब कुछ हम इसी के अंदर 11th ग्रेड के अंदर स्टडी करेंगे। तो और बाकी का ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये वाला पूरा पोर्शन हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, ग्रेड 12 के। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके एक इंट्रो अबाउट कि 11th और 12th के अंदर क्या पढ़ना है, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो हमें 11th 12th के अंदर पढ़ना है। अब इसके अंदर से आपको आपके जैसे फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पे इसका यूज होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें जो बताई जाएगी वो है एक फर्स्ट चैप्टर, जिसको मैं जनरली 0 चैप्टर भी बोल देता हूँ, क्योंकि वो बेसिक इंट्रो होता है जिससे आपको ये पता चले कि फिजिक्स की यूजेस कहाँ कहाँ पे, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, क्या टेक्नोलॉजी में भी फिजिक्स का यूज है, क्या डेली लाइफ में भी फिजिक्स का यूज है, क्या फिजिक्स के और दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें जानना चाहिए,
फिजिक्स की हर एवरीडे लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, ऑल दीज एस्पेक्ट्स वुड बी कवर्ड इन द फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। उसके बाद नेक्स्ट बेसिक चैप्टर आएगा हमारा मोशन इन 1D, मोशन इन सॉरी यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट के अंदर जानेंगे हम कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो किस तरह से एक्सप्रेस की जाती हैं। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, उनको एक्सप्रेस किस तरह से किया जाएगा, क्या कोई वहां पर एक कोई सिस्टम है जिसके थ्रू हम उनको एक्सप्रेस करेंगे, अगर है तो वो कौन कौन से सिस्टम है, फिजिक्स के अंदर हम कौन से सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो 3 सिस्टम होंगे जो हम स्टडी करेंगे, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस। उसमें से फिजिक्स फॉलो करेगी मेनली एमकेएस को, और यही इसका ऐसा ही सिस्टम रहेगा। क्या होता है वो उस चैप्टर में ही करेंगे यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट के अंदर। फिर इसके अंदर हम बात करेंगे कि कोई 2 तरह से जैसे क्लासिफिकेशन होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव क्वांटिटीज, वो क्या होती है उसको समझेंगे, उनकी यूनिट्स क्या होती है उनको समझेंगे, और कोई भी क्वांटिटी दूसरी फंडामेंटल के अलावा किस तरह से मिलकर के बनी है वो भी इसी चैप्टर के अंदर समझा जाएगा। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसी चैप्टर के अंदर ये देखेंगे कि डायमेंशन का बेसिक मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायमेंशन फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये सब कुछ हम देखेंगे यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में। मास को कैसे मेजर किया जाता है, टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, डायमेंशंस क्या होती है, और उन डायमेंशंस की एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो जो भी चीजें हम स्टडी करेंगे ये हमारा पोर्शन रहेगा क्या, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट। फिर उसी के अंदर एक और कुछ छोटे मोटे टॉपिक आएंगे जैसे एरर्स, एक्यूरेसी, इस तरह के, तो ये उसके अंदर डिटेल के अंदर हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका ये चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1D, जिसको मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर इसके बाद रहेगा मोशन इन 1D का, 1D के बाद मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन, और उसी का एक वन ऑफ द पोर्शन होता है स्केलर वेक्टर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के बाद उसी के अंदर स्टडी करेंगे जो भी न्यूटन्स के लॉज वगैरह थे वो सारी चीजें, और साथ ही साथ फ्रिक्शन वगैरह, ये सब कुछ हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के अंदर। लॉज ऑफ मोशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी, फिर करेंगे ग्रेविटेशन, फिर करेंगे हम उसके अंदर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनेमिक्स, जो बहुत बड़ा चैप्टर भी है 11th ग्रेड के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जेईई मेंस और नीट 100% इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन के बाद हमारा ग्रेविटेशनल हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड वेव्स। तो ये जो जो नाम मैंने बोले, दीज आर द कंप्लीट सिलेबस ऑफ ग्रेड 11, जिसके अंदर से अभी आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी पहले मोशन इन 1D, ये इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 9th में आप लोगों ने एक बार थोड़ा पढ़ रखा है इसको, तो इसको समझने में आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सब मोशन इन 1D। मोशन इन 1D से स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे और उसके बाद इसी के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ, इसके अंदर एक टर्म आती है यानी कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मैकेनिक्स? सो व्हाट इज मैकेनिक्स? डू यू हैव एनी आइडिया? आप में से किसी को आइडिया है? सो मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we study about the phenomenon which are related to motion। क्या है? एक ऐसी ब्रांच, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर जो भी फेनोमेनन है वो स्टडी किए जाएंगे, किससे रिलेटेड? फेनोमेनन रिलेटेड टू मोशन। मोशन से रिलेटेड जो भी फेनोमेनन होंगे वो जिस ब्रांच के अंदर स्टडी किए जाएंगे वो कहलाएगी आपकी क्या? मैकेनिक्स। अब इसके अंदर फर्दर हम इसको सब ब्रांचेस के अंदर मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं। तो मैकेनिक्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर इन 3 सब ब्रांचेस। व्हाट आर दे? 3 सब ब्रांचेस क्या क्या हो सकती हैं? एक कहलाएगी स्टैटिक्स, एक कहलाएगी काइनेमैटिक्स, और एक कहलाएगी काइनेटिक्स और डायनेमिक्स। So we have divided the mechanics into sub branches: statics, kinematics, kinetics और dynamics।
Now let us understand one by one what is static. Static means that branch of mechanics in which the phenomenon will be studied when the object is at rest. जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, रुका हुआ. तो कोई सा भी ऐसा फेनोमेनन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो रेस्ट पर हो, उससे रिलेटेड जो भी फेनोमेनन स्टडी किए जा सकते हैं वो करेंगे हम स्टैटिक्स के अंदर. यानी कि बेसिकली मेन बात क्या है, ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट इन स्टैटिक्स. ठीक, हालांकि ये इसी को इसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है काइनेमेटिक्स के अंदर. तो ब्रॉडली अगर बोला जाता है तो मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स. काइनेमेटिक्स के अंदर ही हम इसको दो तरीके से अलग बोल सकते हैं. नाउ व्हाट इज काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज काइनेटिक्स, दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं. ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? हाँ भाई बताइए. हाँ भाई, so let us learn about what is the basic difference or what is the major difference between kinematics and kinetics. So in kinematics we study about the motion, without knowing the cause of motion. What? In kinematics, we study about the motion or phenomenon related to motion without knowing what is the main cause of motion. While in kinematics, we study about the motion with cause of motion. So, getting this? So, this is the major difference between them. So, काइनेमेटिक्स के अंदर जो हम बोल रहे हैं कि वी स्टडी अबाउट द मोशन बट विदाउट नोइंग इट्स कॉज ऑफ मोशन, यानी कि हमें क्या चीज की स्टडी नहीं करनी है, कॉज की स्टडी नहीं. और कॉज कौन है? फोर्स. इसका मतलब इन काइनेमेटिक्स वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोर्स. ऑल रिमेनिंग फेनोमेनन ड्यू टू विच मोशन और इन विच मोशन रिलेटेड फेनोमेनन वुड बी स्टडीड will be the kinematics. So basically in this system we will be studying about speed, velocity, distance, displacement, acceleration, etc. But we will not study कि मोशन हुई क्यों, इसका कारण क्या था. हमें सबको पता है मोशन का, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन तभी पॉसिबल है जब उस पर एक क्या अप्लाई हो, फोर्स. बिना फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट 100% मोशन में आ ही नहीं सकता. हाँ, ये बात अलग है कि फोर्स लगाने पर मोशन ना हो, लेकिन ये 100% ट्रू है कि अगर मोशन है तो वो तभी हुई होगी जब फोर्स लगाओ. ये तो 100% है कि द मेन कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स. तो केवल फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे, ऐसी ब्रांच को बोल दिया गया है काइनेमेटिक्स. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द काइनेटिक्स और डायनेमिक्स. Kinetics or dynamics is that branch of science in which we will study about the motion along with cause of motion. तो इसके अंदर आता है आपका कौन सा ये चैप्टर, बेसिक चैप्टर से स्टार्टिंग हो जाएगी. कहां से स्टार्टिंग हो जाएगी? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. और इसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D एंड 2D. काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D, बोले तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन. ये दोनों स्टडी करेंगे हम किसमें? काइनेमेटिक्स में. और काइनेटिक्स या डायनेमिक्स में क्या करेंगे हम? फोर्स से रिलेटेड जितने भी फेनोमेनन. तो अब ये चैप्टर जो भी इसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिन जिन चैप्टर में फोर्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और मैकेनिक्स के अंदर आते होंगे, वो सब काइनेटिक्स के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, जैसे प्लैनेटरी मोशंस हो गई, ग्रेविटेशन आ गया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आ गया, वर्क पावर एनर्जी आ गया, ये सब क्या हो जाएंगे आपके काइनेटिक्स के अंदर. हम फ्रिक्शन द टाइप ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन इज टाइप ऑफ फोर्स. तो मैंने ये नहीं कहा कि कौन सा फोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स. फोर्स कोई सा भी हो,
मोशन किसी की भी हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, देयर आर सो मेनी सेवरल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और हर एक फोर्स का काम बेसिकली मोशन से रिलेटेड रहेगा किसी न किसी वे में। तो अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि व्हाट इज फोर्स यहां से स्टडी करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी जो हमें स्टडी करना है ये बेसिक चीज थी जो आपको समझ में आनी चाहिए थी। जल्दी से बताइए सर, क्लियर है क्या? व्हाट इज मैकेनिक्स एंड इट्स सब ब्रांचेस? नाउ लेट अस डिस्कस द फर्दर टॉपिक। इसी के बाद ये हो गई हमारी क्या, मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के बारे में। हाँ भाई, अगर सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टर्म्स जहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मोशन एंड रेस्ट। सो वी आर गोना डिफाइन द टर्म मोशन एंड रेस्ट। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन। मोशन की डेफिनेशन मैं दूं उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। एक ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज इट इज केप्ट एट पॉइंट ए, ठीक है। अब आप लोगों ने मान लीजिए आंखें बंद कर ली, ठीक है, चाहो तो कर सकते हो, कर लो, और ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया अब बी पर। अगर आप आंखें खोलते हो तो मैंने बोला कि यहां से हट गया और ये बी पे पहुंच गया। तो क्या ये अपने आप, भगवान तो है नहीं कि अपने आप यहां से गायब होकर के यहां पे पहुंच गया, है ना। भगवान भी होते तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज ऐसी हुई होती जिससे यहां से यहां पे पहुंचा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं पूछूं कि अभी मैं, ये एक कॉमन चीज है जो आप लोगों ने 9 में पढ़ रखी है, इससे डायरेक्ट भी पूछूं, अभी मैं रेस्ट पर हूं कि मोशन में हूं? रेस्ट। सर रेस्ट पर हो, पर अगर सन के मतलब रेवोल्यूशन और रोटेशन के हिसाब से देखेंगे तो आप मोशन पे हो। मोशन में हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मैं मेरा क्वेश्चन को रिफाइन करता हूं। विद रेस्पेक्ट टू अर्थ अभी मैं रेस्ट पे हो। रेस्ट पे, रेस्ट। ठीक है। ये मेरी पोजीशन है, मैं जहां भी खड़ा हूं ये है मेरी पोजीशन ए। क्या हो गई? ये पोजीशन ए। ए। ये है बी। बताइए, ए से मैं बी पर आया, क्या मेरी पोजीशन में चेंज आया? यस यस सर। ठीक है, आपके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, आप लोग ऑब्जर्वर हो, आपके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। क्या मेरी पोजीशन में चेंज आया? यस सर। यस पोजीशन सर। में चेंज तभी आ सकता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हो। यस यस सर। क्या मैं डिफाइन ये कर सकता हूं व्हाट इज मोशन? एनी ऑब्जेक्ट is said to be in motion if there is change in Position. its position। और ये जो With भी respect to चेंजेस आ रहे time. हैं वो किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम? टाइम के रेस्पेक्ट, टाइम के। टाइम। with respect to time, ठीक। So an object is said to be in motion if there is change in position with respect to time। Simply बोलूं तो change in position With respect to time। change in position with respect to With time respect to time। is called motion। मोशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशंस में चेंज आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन के अंदर। ये सिंपली समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं अगर पूछूं रेस्ट, तो रेस्ट क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट, खुद ही बताओ Which is क्या होना not in चाहिए? motion। is said to be at rest if Which if If- it is not in motion। there is no No motion। change, Motion in no position। change In its position। पोजीशन। अरे मोशन को तो हम डिफाइन कर रहे हैं ना, मोशन और रेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं।
तो ये किस बेस पर डिफाइन किया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज sir. हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने बोला कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर बोला जाएगा अगर उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं बोलता हूं, आप लोग ऑब्जर्वर हो, आपके रेस्पेक्ट में अभी आप लोग गिनती करना चालू करेंगे, सेकंड्स 10 सेकंड्स तक गिनती करेंगे और उसके बाद रुक जाएंगे जब मैं कहूंगा, फिर आपको बताना है। और ये मेरी पोजीशन है ए और ये मेरी पोजीशन बी बोल रहा हूं अब। हाँ भाई, स्टार्ट 10 तक। हाँ भाई बताइए, मैं मोशन में हूँ या रेस्ट में हूँ? सर किसके बेस पर, मतलब आप अर्थ लोगों के के, या आप लोगों के रेस्पेक्ट तो में। रेस्ट रेस्ट क्या मेरी क्यों हूँ रेस्ट पर? क्योंकि आपने जितना टाइम अभी तक काउंट किया 10 सेकेंड्स, क्या उस 10 सेकेंड में मेरी पोजीशन में चेंज आया? नो नहीं। ठीक है, अब मैं फिर से पूछता हूँ, फिर से आपको काउंटिंग करनी है और थोड़ी लाउडली करना सभी लोग, है ना? तो मैं बोलूंगा स्टार्ट, स्टार्ट के बाद काउंटिंग करना है 10 सेकेंड तक। स्टार्ट। 1 1, 2 2, 3, 3 4 4, 5, 5, 6, 6, 7 7, 8 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, अरे 10 तक गिनना है 13। ठाकुर। तो बताओ 10 सेकेंड के बीच में जो भी कुछ हुआ, क्या मेरी पोजीशंस में चेंजेस आ रहे थे या नहीं? यस और नो? यस yes, तो क्या Yes, मैं sir. बोल सकता हूँ कि आई वॉज एट रेस्ट? no, नो तो मुझे No, क्या sir. बोलना चाहिए? आई वॉज इन मोशन motion, मोशन विद रेस्पेक्ट Motion. टू यू। हार्दिक तुम तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? अभी तक हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज फिजिक्स और फिजिक्स की ब्रांचेस क्या क्या हैं, मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स को हमने बोल दिया स्टैटिक्स और किससे मिलकर के बनी है? काइनेमेटिक्स। अब ध्यान से समझना, स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ? एट रेस्ट। तो मोशन और रेस्ट दोनों एक ही साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इस वजह से हम बोल देते हैं कि काइनेमेटिक्स की ही एक पार्ट है स्टैटिक्स। या कोई कहता है कि नहीं हम तो रेस्ट अलग मानेंगे, तो ठीक है आप स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स बोल दो, तो सिंपली ये चीज रहती है। ठीक, तो मोशन और रेस्ट हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे लिए, क्योंकि फिजिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट होती है उसकी बड़े व्यू की स्टडी ना करके हम बोलते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम स्टडी करने वाले हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये हमें स्टडी करना है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछता कि ये एक कार है, बहुत बड़ी कार, बताएंगे बाद में भी ऐसे ही, तो बताओ कि ये कितनी स्पीड से चल रही है, क्या चल रही है? तो इसके अंदर ऐसे इन जनरल पूछेंगे तो आप देख करके एक नॉर्मल रफली आइडिया देके बता दोगे कि 40 की स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है। लेकिन जब कोई कह दे स्पेशली कि भैया कार तो व्हील भी है इसका ये पार्ट भी है, वो पार्ट भी है, इनकी अलग अलग स्पीड क्या है, तो बहुत टिपिकल चीज हो जाती है कि हम कितने सारे पार्ट्स की स्टडी करें, हर एक की क्या एग्जैक्ट अगर पूछी जाए, रफली पूछी जब तक सब कुछ सही है, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछना चालू कर दिया तो आपको तो फिर हर एक पार्ट को डिफर करना पड़ेगा। तो हम ऐसी स्टडी कहाँ तक करते रहेंगे, वो हमारे लिए हो जाता है टफ। और न्यूटन्स ने जो लॉज दिए थे वो भी बेसिकली इतनी ब्रॉड ऑब्जेक्ट्स के लिए, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ना हो करके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए लिए गए। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट नाम ही पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो भी आप देख रहे हो, छोटा हो बड़ा हो कोई सा भी, इन जनरल जिस शेप जिस साइज का वो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब जिसकी साइज और शेप क्या हो, पॉइंट। एक सिंपली ये लगा दिया मैंने पॉइंट, तो ये पॉइंट जितनी सी साइज का ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट साइज होगा कैसे? क्या कोई पॉइंट साइज, सभी ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज होते हैं? तो फिर हम स्टडी कैसे करेंगे? तो हमने बोला कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट,
कि अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको स्टडी आप करें तो उसकी साइज के रेफरेंस में अगर उसकी डिस्टेंस ऑब्जर्वर से बहुत 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 ज्यादा हो, if the distance between the observer and the object which is needed to be study related phenomenon, then if the distance between observer and observer is much far away as compared to its size, then the size of object can be considered as point object. फिर से बता रहा हूं क्या हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी साइज खुद की साइज के कंपैरिजन में अगर उसकी डिस्टेंस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, यानी कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो जो उसकी साइज के कंपेयर में बहुत, यानी कि साइज के कंपेयर में अगर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल हम स्टार्स की बात करते हैं, तो क्या स्टार्स हम जब यहां से देखते हैं रात को तो स्टार्स कितने से नजर आते हैं, इतने से, है ना? तो क्या वो एक्चुअल में इतने से हैं क्या? नहीं. कितने बड़े हैं? सम स्टार्स आर बिगर देन इवन अर्थ. यस और नो? यस. तो यस सर. इसका मतलब क्या है, वो एक्चुअल में तो बहुत बड़े हैं लेकिन क्या उनकी जो भी साइज है उसकी साइज के कंपैरिजन में अर्थ से डिस्टेंस उससे कई गुना ज्यादा है. यस और नो? यस. से उस स्टार की डिस्टेंस उस स्टार की खुद की साइज से, स्टार की साइज तो है ये, साइज का मतलब साइज बोले तो डायमीटर, ठीक है? किसी भी प्लैनेट की साइज या कोई भी स्फेरिकल चीज की साइज किससे मेजर की जाती है, उसकी डायमीटर. तो लेट्स सपोज अगर समझाने के लिए अभी इसको मीटर में लिखूं, मान लीजिए 4 मीटर है और अर्थ है यहाँ पे, मान लीजिए ये 3 मीटर 6 मीटर कुछ भी मान लो केवल समझने के लिए. लेकिन अगर इनके बीच की ये डिस्टेंस मान लीजिए 10,000 मीटर है समझने के लिए, तो 10,000 के कंपैरिजन में 4 और 6 क्या बहुत बहुत नेग्लिजिबल है? यस और नो? तो हम Yes, क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि अगर ये अर्थ से हम किसी प्लेनेट को देख रहे हैं या फिर इसको 10,000 की जगह 1 लाख मीटर कर दो, 1 लाख के कंपैरिजन में और छोटा हो गया, तो हम बोलेंगे कि अर्थ से जिस प्लेनेट को देख रहे हो आप उसको क्या कंसीडर कर सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट नाउ? Point of हाउ कैन वी डिफाइन व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? any object whose size can be taken as negligible with respect to distance observer between observer and object is considered as, it can be considered as point object. Or if the distance between observer and object is much far away than its actual size, then such objects are considered as point object. For example, a car moving on a hilly area road and studied with respect to some different city. For example, a car is about to come from Dehradun to Mussoorie and I am at the top of Mussoorie. If you have gone, आपको मसूरी के बारे में पता हो तो जब मसूरी के ऊपर से देखोगे या किसी भी ऐसी कोई सिटी जो हिल, जहां पे हिल हो और हिल से वो नीचे होती है, तो वहां पे अगर कोई रोड हो ऐसी घुमावदार तो और उसको आप दूसरी सिटी से स्टडी करो तो वो जो व्हीकल है वो आपको
कैसा नजर आएगा? अब ये कोई हिली एरिया मान लिया और उसको स्टडी आप यहां से कर रहे हो, तो ये आपको इसके कंपैरिजन में आप क्या बोलोगे कि कितना बड़ा दिख रहा है? इतना सा। तो आप इन चीजों को क्या कंसीडर कर सकते हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट। Point object. समझ में आ गई इतनी चीज? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब अच्छे से क्लियर है? यस और नो? All the Newton's laws of motions are applicable only for point objects. जो भी हम न्यूटन लॉज आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वो किसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। गॉट इट? तो ये हमें देखना है इस चीज के बारे में। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का अभी मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिया यहाँ तक कि व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ लेट अस, तो इस तरीके से अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल और बोल दूं, तो एक तो मैंने अर्थ का एग्जांपल बोल ही दिया, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रेन है, बहुत दूर से आ रही है, बहुत कई 100 किलोमीटर से। तो ट्रेन एक्चुअल में बहुत बड़ी है, लेकिन हम यहाँ से स्टडी कर रहे हैं, हमको मान लीजिए प्लेन सपाट हो गया, हम किसी हिली एरिया पे फिर से, और हम ट्रेन को देख रहे हैं, तो वो दूर से जब कोई सी भी चीज दिखेगी तो वो क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मेरे हिसाब से अब अच्छे से क्लियर हो ही गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, तो ये यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जानना जरूरी थे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, कि मोशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। Types of motion. So based on dimension involvement and based on distance traveled, we can classify or we can categorize the motion into two ways. एक तरीका है based on involvement of dimensions, based on dimensions, कि कितनी डायमेंशंस का इन्वॉल्वमेंट है, और एक है बेस्ड ऑन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। तो बेस्ड ऑन डिस्टेंस ट्रेवल्ड मोशन को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसे आप लोग पढ़ भी चुके हैं कहां पर? 9th ग्रेड के अंदर। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। 1 सेकेंड। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ मोशन। प्रीवियस क्लास के अंदर इससे पहले तक सब कुछ हम देख चुके थे। तो टाइप्स ऑफ मोशन हमने बात करी थी कि बेस्ड ऑन डिस्टेंस ट्रेवल, उसके बेस पर हम बोलेंगे या तो यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और बेस्ड ऑन डायमेंशन इन्वॉल्वमेंट there will be 3 types of motion. Motion in 1D या सिंपली 1D मोशन भी बोल सकते हो, मोशन इन 2D या 2D मोशन बोल सकते हो, और 3D मोशन, ठीक है। 1 by 1 इनको समझ लेते हैं हम कि व्हाट इज 1D मोशन, व्हाट इज मोशन इन 2D, व्हाट इज 3D मोशन, ठीक है। सो मोशन इन 1D का मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट केवल और केवल किसी भी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करे, तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे मोशन इन 1D। अब वो मोशन हो सकता है कि ये किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अलोंग अगर बात कर रहे हैं, तो अगर ये मान लिया हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान ली, ये वाली लाइन वर्टिकली अपवर्ड, तो अगर ये सीधा ऊपर बढ़ रहा है जिसके बाद इसका हॉरिजेंटली कोई भी प्लेस चेंज नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि ये मोशन इन 1D है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए ये मैंने एक एक्स एक्सिस बना दी और यहाँ पे एक वाई एक्सिस बना दी। अगर कोई ऑब्जेक्ट और ये इसका रेफरेंस पॉइंट केवल इस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो, या तो इधर या इधर, आगे या पीछे,
तो इसमें y के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे y कोऑर्डिनेट में, तो इसको हम बोलेंगे क्या, मोशन इन 1D। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, या फिर कोई कार है वो स्ट्रेट रोड पर बिना कहीं टर्न लिए, इधर उधर टर्न लिए सीधी जा रही, तो वो क्या सब कहलाएंगे, मोशन इन 1D। ठीक है, तो मोशन इन 1D का मतलब बिल्कुल अब मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। जिस भी रेफरेंस पॉइंट को आप ले रहे हो, रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो। अच्छा, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? वो एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे, जिस सिस्टम के को रेफरेंस लेकर के आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे, वो आपका क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई मोशन या कोई सी फिजिकल क्वांटिटी केवल एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक्स एक्सिस। यानी कोई सी भी ऐसे इवेंट्स which will happen or which will change only and only along x-axis, then I'll be saying my frame of reference is x-axis. Similarly, if any events, any physical quantity will be changing only and only along y-axis, whether upward or downward, then I'll be saying my frame of reference is y-axis. Similarly, if I want the mix, means sometimes there can be changes in x direction, sometimes there can be the changes in y direction. So in that situation, we take two coordinate system, x-axis and y-axis, which are perpendicular to each other, and where they will intersect, that point is taken as O point, origin point, and it is taken as 0, 0. It means if I'll be representing 1, 2, 3, 4, then it would be -1, -2, -3, -4. I guess you heard and learn in your grade 9, 10 how to represent the location or position of any object on the coordinate system. So this is the system of the frame of reference, which is made up of two perpendicular axes, x-axis and y-axis, is called 2D coordinate axis. Similarly, so it means in 2D coordinate axis, if I'll talk about the length, then there can be one kind of length, this one. So I can write it length, and simply I can write it breadth. So length and breadth. For example, your floor or this board. So this is the length of the board. This is the breadth of the board, right? So any 2D figures would be changed only and only along two dimensions of length. One you can take length, another you can take breadth. For example, let's suppose the object was initially at point O. Let's suppose initially it's reached at point A, where 1 is written. So what is the position of this object right now? 1, 0. Afterwards, let's suppose 1, 2, 3, 4, 5. It moves in such a way, and it reached at this point. It reached at B point from A point. Now, if I'll tell you that it has moved in such a way and finally it has reached at point B, then what is the location of this point B? So you will be simply saying 2, 3, which you have already learned. It means what? Object has, with respect to origin, it has traveled how much distance in x-axis? 2 meter. If I'll say this is in meter. So it has traveled how much distance? 2 meter along x-axis. And how much distance along y-axis? So that much distance. What is this? This is 3 meter. So you will be saying when the object started from when the object will start its motion from O, first it reached to point A, then B. Then it means its position initially was 0, 0. Then it reached at point A, 1, 0. And then it reached at point B, 2, 3. It means at point A, it moved only and only along x-axis. And it traveled initially 1 meter distance. So initially we can say along OA line, the motion was along the straight line, along only single line, along single x-axis. But as it has traveled from point A to B, now simultaneously at every point, x-axis is also changing and y-axis is also changing. So as it will be here
x-axis also change, y-axis also change. It will be here, x-axis also change, y-axis also change. It means whenever it will be moving in such a way that both the coordinates, both the values of the coordinate system or 2D coordinate system will be changed, we will say that object has moved in 2D, or such type of motion is called 2D motion. So what is motion in 2D or 2D motion? That motion of any object in this 2 dimension of the object will change simultaneously is called motion in 2D. All examples, practical everyday life examples, everyday vehicle motion are the examples of motion in 2D. Because what happens? I am moving along a straight line, but suddenly some turn will come, then I'll move in that way. It means with respect to origin, whether initially I was moving along a straight line, but as I have taken the turn, so it means with respect to initial position and final position, both system, both axis, both values of axis, x-axis as well as y-axis have been changed. So I'll be saying my motion or the object motion, vehicle motion was 2D. I guess you got it. हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं आया कि what is motion in 2D? Yes or no? So बहुत सारे एग्जांपल हमने देख लिए कि कैरम बोर्ड की कॉइन मोशन, फ्लोर पर टॉय कार की मोशन, all are the example of motion in 2D. Similarly, the 3D motion in which 3 dimensions simultaneously change with respect to origin for an object. So let's suppose initially object है A point पर. इसकी अगर मैं डायमेंशंस पूछूं तो ये मैं एक फ्लोर बना दिया मैंने, ये इसकी इधर साइड की वॉल बना दी मैंने, और ये इधर फ्रंट की वॉल बना दी. तो इसकी लोकेशन पूछूं तो इसकी लोकेशन के लिए मैंने इसका एक पॉइंट फ्लोर पर डाला, जैसे भी मैं यहाँ हूँ, यहाँ से यहाँ पे डालूं तो इसके सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये तो बताएगा इसकी एक्स एक्सिस को, ये रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस को. तो यहां तक की ये जो डिस्टेंस है इस जगह से इस जगह तक की, ये तो कहलाएगी एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस. ठीक इसी तरह से ये कितना इधर की तरफ है तो ये इतना इधर की तरफ है, तो ये इसकी कहलाएगी जेड एक्सिस वाली डिस्टेंस. यानी कि इनिशियली अभी अगर इसको मैं वैल्यूज दे दूं x1, ये हो जाएगी z1, और ऊपर ये कितना है तो इसके सामने भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, तो ये ऊपर यहाँ से इतना है तो ये यहाँ से इतना यहाँ पर डाल देते हैं परपेंडिकुलर. तो 3D के अंदर आपको नजर आना चालू हो जाएगा. देखो अगर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हुई 0 से यहाँ तक की y1. अब मान लीजिए ये A से उठ करके कहीं पे यहाँ पे आ गया B पॉइंट पर, तो क्या B पॉइंट पर ये देखना है कि क्या सारी वैल्यूज चेंज हुई होंगी नहीं होंगी. तो मैंने यहाँ पे नीचे फ्लोर पर परपेंडिकुलर डाला, ये तो बना दिया फ्लोर, और इससे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे यहाँ फ्लोर पर डाला. तो ध्यान से देखें तो अब ये इधर पीछे की तरफ चला गया तो इसकी z तो हो गई कम, यानी कि ये वाली लेंथ हो गई कम. पहले ये अगर मान लीजिए 3 मीटर थी तो ये 2 मीटर ही रह गई होगी, लेकिन हाइट बढ़ गई इसकी. अगर ये पहले 10 मीटर रही होगी तो 15 मीटर हो गई. ठीक है, हाइट में इधर पीछे की तरफ चला गया तो z कम हो गई, एक्स एक्सिस बढ़ गई. एक्स एक्सिस अगर 7 मीटर थी तो 10 मीटर हो गई होगी, तो ये 10 मीटर हो गई. तो समझ में आया कि जब एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मूव करे तो ऐसी मोशन को क्या बोलेंगे, मोशन इन 3D. तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, मॉस्किटो मोशन. ठीक है, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पहुंच गया तो उसका एक्स भी, ये 3 एक्सिस आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर. जैसे देखिए अगर मैं हैंड से बनाऊं तो ये वाला सिस्टम, ये वाली फर्स्ट फिंगर एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ऊपर वाली वाई को, और ये बाहर वाली जेड को. तो ये मार्कर से बना देता हूं आप लोगों के लिए. ये सिस्टम हो गया हमारा एक्स वाई जेड. ये वाली है एक्स एक्सिस, ये वाली है वाई एक्सिस, और ये वाली है जेड एक्सिस. ठीक है, एक्स वाई जेड. तो अभी एक यहाँ था, अभी यहाँ पे आ गया, तो इसकी इधर भी चेंज आ रहे हैं, इधर भी चेंज आ रहे हैं, और इधर भी चेंज, यहाँ से यहाँ पे आ गए. तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, 3D मोशन. तो उसके एग्जांपल क्या क्या हो गए, मोशन इन मोशन ऑफ मॉस्किटो,
ठीक है। हाँ, अब आप लोग बताएंगे Playing मुझे। with the सो अब आप लोगों को सबको समझ में आ ही चुका है। मोशन इन 3D के इतने सारे एग्जांपल हो ही चुके हैं हमारे। मॉस्किटो फ्लाइंग, मॉस्किटो मूविंग हियर एंड देयर, काइट फ्लाइंग, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग, jumping, dancing, basketball, volleyball, batsman hits a ball after approaching the ball, football, बहुत सारे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हो गए हमारी टाइप्स ऑफ मोशन। अब हमें जो इस चैप्टर में स्टडी करना है वो हमारा मेन एम है मोशन इन 1D। ठीक है। अच्छा, इस मोशन इन 1D से एक छोटा सा पहले एक टॉपिक और समझा देता हूँ, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, वो बीच में शायद कभी कहीं पर रह गया हो। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। तो ब्रॉड वे में देखेंगे तो दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे रेक्टिलिनियर मोशन बोलो, ट्रांसलेटरी मोशन बोलो, या मोशन इन 1D बोलो, या स्ट्रेट लाइन बोलो, सबका मतलब एक ही है, मोशन इन 1D ब्रॉड वे में। ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस देखना चाहें तो यहाँ पर एक डिफरेंस भी होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, जब हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की, तो रेक्टिलिनियर मोशन वो डिफाइंड है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। तो द मोशन ऑफ एनी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट और अ वेरी पार्टिकल साइज ऑब्जेक्ट, यानी कि उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही बोल देंगे। सो द मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये मैंने एक पॉइंट बना दिया, इसकी मोशन ये ऐसे एक लाइन के अलोंग चले तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की, अब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मैं पहले बता ही चुका हूं। बड़े ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट साइज माना जा सकता है, प्रोवाइडेड कि जहां से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा हो वो डिस्टेंस उसकी पोजीशन से काफी ज्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स साइज। जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे अगर ऑब्जर्वर की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है तो हम उसको क्या मान लेंगे, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक इसी तरह से ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी ये भी मोशन इन 1D ही है, उसी का ही एग्जांपल है। डिफरेंस क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं करते, तो ये तो बोल देंगे मोशन ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट along straight line is called क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर if the object is not a point mass object, इसके अंदर स्पेशल कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट मास नहीं होना चाहिए, नॉट अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, then such motion of this non-point mass object in which all its constituent particles would be moving only along a straight line simultaneously. Is called ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो, जो मैंने इतनी बड़ी राम कहानी यहाँ पर लिखी उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैंने कोई इंक्लाइन प्लेन बना दिया, ठीक वैसे जैसे फिसल पट्टी होती है, रैंप होती है, किसी भी तरह का
इंक्लाइन प्लेन होता है, उस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब अगर मान लीजिए इसको अभी मैंने पकड़ रखा है, अगर इसको मैं छोड़ दूं तो होगा क्या, ये फिसलते फिसलते यहाँ पे आएगा और ये कंटिन्यूएशन के अंदर नीचे स्लिप मारना स्टार्ट कर देगा। तो अब इसमें होगा क्या कि ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो तो था पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको हमने क्या बोल रखा है, पॉइंट साइज, इसको नॉन पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो हमने बोला कि बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। तो मैं इसमें बेटर व्यू के लिए, हालांकि मतलब आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कितने पार्टिकल से मिलकर के बना है, मैं इसको 4-5 पार्टिकल्स शो कर देता हूँ, ए बी सी और डी। तो जल्दी से बताओ, जब ये यहां पे आया नीचे की तरफ, तो ये वाला ए पार्टिकल मूव करते 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 यहां पे पहुंचा होगा, इसकी मोशन ए यहां पे है। फिर इसी तरह से बी पार्टिकल मूव करता 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 इसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी में ही रहेंगे, अपनी बॉडी का साथ नहीं छोड़ रहे। लेकिन क्या सभी के सभी स्ट्रेट लाइन के अंदर, सभी पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव कर रहे होंगे? यस सर। तो इस ऐसी मोशन को हमने क्या बोल दिया, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये डी पॉइंट हो गया। अच्छा, इससे एक चीज और सोच, यहां पे कंक्लूजन निकलता है, then such motion of this non-point object in which all its constituent particles would be moving only along a straight line simultaneously and their line of action of motion, line of action of motion, lines of action of motion are parallel to each other, parallel to each other is called translating motion। क्या आप देख करके क्लियर हो रहा है क्या कि ए से ए इधर आया, बी, ये सभी बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, तो ये इनकी जो डॉटेड लाइन है उनको मैंने बोल दिया लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ मोशन। तो क्या ये सभी एक दूसरे के हमेशा पैरेलल रहेंगी या नहीं, यस और नो? बोलिए। यस Yes. ठीक, तो इससे थर्ड कंक्लूजन क्या निकला, देखिए यहाँ पे जो ये व्हील का एग्जांपल दिया, फिर से बता देता हूँ। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। अगर इस व्हील को के ब्रेक लगाए और ब्रेक लगाने के बाद ये स्लिप हो गया, आगे ऐसे नहीं घूम रहा है, मतलब रोटेट नहीं कर पाया, केवल स्किड हो गया, स्लिप मार गया और आगे बढ़ा गया। तो ए की जगह ए बना, बी की जगह बी बना, सी की जगह सी बना, डी की जगह डी बना। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ऑल विल ट्रेवल द इक्वल डिस्टेंसेस? इसका मतलब ए से ए की जो डिस्टेंस अगर x मीटर है, तो क्या कंपलसरी बी से दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस x मीटर होगी या नहीं होगी, यस और नो? इस वाले बी पॉइंट और इस वाले बी पॉइंट के बीच की, इनके भी जितना ये वहां पे पहुंचा है उतना ही तो बी आगे पहुंचा है। ये सी पीछे था तो इधर भी तो ये उतना ही सी पीछे आ रहा है। तो क्या सभी डिस्टेंसेस x मीटर होंगी, यस और नो? यस सर। तो हमने 3 कंक्लूजन बोल दिए ट्रांसलेटिव मोशन के, कि ट्रांसलेटिव मोशन एग्जांपल है किसका, मोशन इन 1D का। लेकिन इसके अंदर होगा क्या, नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, और नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट इस तरह से जब मूव हो रहा हो किसी एक ही मोशन, एक ही लाइन के अलोंग, कि उसके सभी पार्टिकल्स, फर्स्ट पॉइंट, साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हो, दूसरा सभी की लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ मोशन पैरेलल हो, और तीसरा सभी की जो डिस्टेंस हो सिमिलर अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ से, सभी की डिस्टेंसेस इक्वल बनी रहेंगी। हाँ, अगर ये अब किसी ने कहा कि ये रोटेट कर जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंज हो जाती। ये ए है, ये आगे तो आया, ये यहां पहुंच गया ए पॉइंट, तो इसका मतलब इसकी ये डिस्टेंस बिल्कुल डिफरेंट हो गई, जबकि ये बी की डिस्टेंस डिफरेंट हो गई, ये बी यहां कहीं आ गया होगा, तो ये बी की डिस्टेंस ये चेंज हो गई। तो अगर ये एक्स थी तो ऑब्वियस ये कि ये एक्स नहीं होगी। दूसरी, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई। केवल इस पूरे सर्कुलर पाथ के अंदर केवल ये एक ही सेंटर पॉइंट होता है जो एक मोशन के अलोंग स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर सकता है।
तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया, कितना को ढंग से समझ में आ गया।